नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दो युगों को पढ़ चुके हैं। और ये हमने देख लिया है कि किस प्रकार से आधुनिक काल में और जो 5 से काव्य प्रवृत्तियां हैं, जिसमें हम कहेंगे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, उसके बाद में छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी आदि। उसमें से अगर हम ये बात करें कि प्रवृत्तियों के प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो कभी कभी एक प्रश्न द्विवेदी युग से आता है, तो निश्चित रूप से छायावाद से एक प्रश्न प्रवृत्तियों का आता है। प्रयोगवाद और नई कविता में से भी एक एक प्रश्न प्रवृत्तियों का आता है। तो 5-6 प्रश्न यहाँ से प्रवृत्तियों के हो जाते हैं कि पूरे के पूरे आधुनिक काल की बात करें तो। इसी के साथ बात करें तो कम से कम 5 या 7 प्रश्न स्कूल व्याख्याता से ऊपर की भर्ती परीक्षाओं में रचनाओं के क्रम के आ जाते हैं। और छायावाद के जो 4 कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, इन चारों के सवाल निश्चित रूप से आते ही रहते हैं। और इसके अलावा भी हम समय समय बात करते रहेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में और द्विवेदी युग में भी हमने चर्चा की थी कि मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, इनके क्रम आते रहते हैं। कुल मिला के आज की कक्षा की मैं जहां तक बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि छायावाद को लेकर एक खुली चर्चा हो सके, जो हमेशा हम करते रहते हैं किसी भी काल को प्रारंभ करने से पहले। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल नए से नया विद्यार्थी छायावाद को समझ सके। यहाँ जो चर्चा है उसका कोई विशेष सिरा नहीं होता, उसकी कोई विशेष योजना नहीं होती। पहले हम छायावाद पे खुल के एक क्लास में चर्चा करेंगे, फिर आगे नोट्स के माध्यम से उसको पढ़ेंगे। अगर आप आदि से लेकर अंत तक इसको ध्यान से सुनते हैं और सारी बातों को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि जहां आपको समझ में नहीं आता वहां आप रोक के चिंतन भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप मुझे लगता है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जहां तक नए विद्यार्थियों की बात है तो छायावाद आदिकाल की एक बड़ी मुश्किल सी चीज है और उसको लेकर भी कई बार कंफ्यूजन रहता है कि इसका नाम छायावाद कैसे पड़ा, इसको छायावाद क्यों कहते हैं, इसको छायावाद कहने के पीछे कौन सी प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। ये सब चीजें हमें इसमें ध्यान में नहीं आती। तो हम 2-3 प्रश्न मैंने बनाए हैं। छायावाद क्या है, छायावाद द्विवेदी युग से भिन्न कैसे हैं, नमस्कार, छायावाद द्विवेदी युग से भिन्न कैसे हैं, इन सब बातों को लेकर एक चर्चा हम करेंगे। पहला सवाल यह है कि छायावाद जो है वो द्विवेदी युग से अलग कैसे है, जरूरत क्या है। जब द्विवेदी युग चल रहा था, मैं आपको कह रहा हूं कि ये बिल्कुल खुली चर्चा है, इसमें आप अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, मेरा काम है सारा का सारा। आपको बिल्कुल भी यहाँ लोड नहीं लेना है। बिल्कुल आप अगर कोई पीछे की बात भी बताऊंगा तो मैं उसको रिकॉल करके लेके आऊंगा। हम ये कहते हैं कि कोई नए नाम की जरूरत क्यों पड़ती है। जब नाम द्विवेदी युग चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो नए नाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नए नाम की आवश्यकता तब पड़ती है जब कविता भिन्न प्रकार की हो जाती है, कविता में कोई ऐसा मोड़ आ जाता है, तब नए नाम की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये भिन्नता क्या है, ये नया मोड़ क्या है, ये नई चीज कौन सी आई कि द्विवेदी युग को छोड़कर हमें नया नाम देना पड़ा छायावाद। एक वाक्य मुझे मिला, नामवर सिंह ने एक किताब लिखी है छायावाद को लेकर, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी ऐसे करके उनके निबंधों का संग्रह है। असल में वो निबंध और भाषण का संग्रह है छायावाद को लेकर, बहुत अच्छी किताब मुझे लगी। वहां मुझे एक पंक्ति मिली कि छायावाद में असल में नैतिकता, छायावाद में पूरा लिख सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, केवल आप समझें। इस एक वाक्य से हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। छायावाद में नैतिकता, नैतिकता की जगह अति नैतिकता भी कर सकते हैं, सुधारवाद और आदर्श की अपेक्षा भाव प्रवणता से प्रेरित, भाव प्रवणता से प्रेरित कल्पना है। ये एक वाक्य मुझे मिला, इसमें लिखा है कि छायावाद में नैतिकता, सुधारवाद, आदर्श की अपेक्षा भाव प्रवणता से प्रेरित कल्पना है। एक वाक्य मुझे मिला, मुझे लगा कि इस वाक्य में लगभग छायावाद आ सकता है, इसलिए एक वाक्य के माध्यम से अपने शुरुआती बात करते हैं, पहले सवाल का हल निकालने का प्रयास करते हैं। इसका एक मतलब तो यह कि छायावाद में क्या नहीं है, अति नैतिकता, सुधारवाद और आदर्श नहीं है। तो फिर छायावाद में क्या है, भाव प्रवणता, जिसको हम भावुकता कह सकते हैं, और कल्पना है। दूसरा सवाल उठता है फिर अति नैतिकता, सुधारवाद और आदर्श, यह कहां था।
ये द्विवेदी युग में था, जिसकी बात हम मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के संदर्भ में कर चुके हैं। सारी बातें हम वहां पहले कर चुके हैं, ये सब वहां है। छायावाद में ये नहीं है, तो छायावाद में भावुकता और कल्पना है। पहली बात तो ये है कि क्या द्विवेदी युग के कवि भावुक नहीं थे? यह सवाल हो सकता है। हमेशा ही कवि तो भावुक होते ही, तो क्या द्विवेदी युग के कवि भावुक नहीं थे? क्या उनके मन में कोई भावना नहीं उठती थी? उठती थी, लेकिन इस भावना में उस भावना में अंतर है। द्विवेदी युग के कवि भावुक होते थे देश को लेकर, समाज को लेकर, मानव जाति को लेकर, राष्ट्र को लेकर, स्त्री को लेकर, एक कैटेगरी को लेकर, कम्युनिटी को लेकर वो भावुक होते थे। हमेशा कवि भावुक होते रहे हैं, लेकिन ये कवि असल में भावुक होते हैं अपने व्यक्तिगत प्रेम को लेकर, व्यक्तिगत प्रेम को लेकर। इनका मुख्य जो भाव है वो प्रणय है। ये गौर करने की बात है। भावुकता का मतलब जिसमें भाव है। तो सवाल ये उठ सकता है कि क्या द्विवेदी युग में कवियों में भावुकता नहीं थी? भावुकता थी, लेकिन वो कवि अपने प्रति भावुक नहीं थे, अपने देश के प्रति भावुक थे। अगर उसके मन में कोई भावना उठी हो, मैथिली शरण गुप्त के मन में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के मन में, तो भावना देश को लेकर, समाज को लेकर, मानव जाति को लेकर उठ रही है। छायावादी कवि अपनी व्यक्तिगत भावना, अपना व्यक्तिगत प्रेम, वह किसी प्रेयसी की कल्पना करता है, वह किसी प्रेमिका की कल्पना करता है, ये भाव उसके मन में उठता है। ऐसे भाव द्विवेदी युग में नहीं थे। और एक बड़ी गौर करने की बात है, अगर हम पीछे चलें थोड़ा सा, अगर आप अभी तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ चुके हैं तो आप जानेंगे कि हिंदी साहित्य में इस प्रकार से पर्सनल बातें करना एक प्रकार से मना। ऐसा हमारे यहाँ चलन नहीं है। कोई कवि पर्सनल नहीं हुए, बहुत कम कवि ऐसे हुए, रीति मुक्त कवियों को छोड़कर बहुत कम कवि पर्सनल थे। और रीति मुक्त कवियों ने भी बहुत महान रूप में वो अपनी व्यक्तिगत बातें कही, बहुत उदात्त रूप में अपनी बातें कही। हाँ, भक्ति काल के कुछ कवि थे। अगर हम बात करें, ये जो इसको हम जो अभी मैंने नाम लिया व्यक्तिगत प्रेम, इसको एक नाम देते हैं वैयक्तिकता। तो आप ये भी ध्यान रखें, आप चाहें तो कागज पे नोट कर सकते हैं। छायावाद की पहली विशेषता भावुकता, दूसरी विशेषता कल्पनाशीलता, तीसरी विशेषता वैयक्तिकता, ऐसी विशेषता आ रही है। बात ऐसे पूरी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि लिखित में आगे आएगी। इसको वैयक्तिकता बोलते हैं। तो क्या हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद से पहले कभी भी वैयक्तिकता नहीं रही? मुझे याद आता है कि भक्ति काल के कुछ कवियों ने अपनी निजी बातें, अपने जीवन के बारे में, अपने मन की बातें कही है, जिसको हम आत्मनिवेदन कह सकते हैं। तुलसी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। विनय पत्रिका में वो आत्मनिवेदन करते हैं। इसके अलावा सभी भक्त करते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। सूरदास कहते हैं प्रभु हो सत पति तन को टीको, तो ये क्या है? आत्मनिवेदन है। लेकिन वो भी असल में भक्तिकालीन कवियों का जो आत्मनिवेदन है, जो पर्सनल बातें हैं, वो भगवान से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है। अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना परिवार, अपने समाज आदि को लेकर, अपने जीवन की जो सांसारिक आकांक्षाएं, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात नहीं कही। छायावादी कवि अपनी इस संसार की आकांक्षाओं की तृप्ति चाहता है, अभिव्यक्ति चाहता है। अगर आपने मनोविश्लेषणवाद पढ़ा तो मैं एक बात थोड़ी सी और भी कर दूं। ये क्लास थोड़ी सी मुझे लगता है कि वाइड रहेगी, लंबी रहेगी, और इसमें बहुत सारी बातें होगी। फ्राइड ने कहा है कि अपने मन के 3 हिस्से होते हैं, इद, अहम और अत्य अहम। तो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के अनुसार इद का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति से जो चलता है। मैं एक बात थोड़ी सी बता दूं, अगर किसी के मन में ये इच्छा होती है कि मैं गली में चलते चलते यहाँ गाऊं, ये मेरी इच्छा होती है कि मैं चलते चलते, अच्छी मौसम हो रहा, बरसात हो रही है, बहुत बढ़िया, और मेरे मन में इच्छा जागती है कि मैं यहाँ पे गाऊं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, है ना, ऐसे मैं गाऊं। वो इच्छा कहाँ से, वो इच्छा कहाँ, कौन से कंसेप्ट में, कौन से सिस्टम में पैदा होती है? ये 3 सिस्टम है, इसको बोलते हैं निकाय, इद, ईगो, सुपर ईगो। इद, अहम, अत्य अहम। तो असल में एक ये इच्छा कहाँ पैदा होती है? ये इद में पैदा होती है। तो फिर अहम का काम क्या है? मोटी मोटी बात बता रहा हूं, बाकी मनोविश्लेषणवाद आगे पढ़ेंगे कभी। मोटी मोटी बात ये है कि ईद का काम है इच्छाओं को जगाना। इच्छाएं जागती है ईद के कारण, मूल प्रवृत्तियां। और इच्छा कोई भी जाग सकती है, घटिया से घटिया इच्छा आदमी के भीतर जाग सकती है।
माड़ी से माड़ी बात आदमी सोच सकता है, बुरी से बुरी प्रवृत्ति उसके अंदर जाग सकती है। फिर अहम का काम क्या है? जो ईद के भीतर इच्छा जागी उसको संतुष्ट करना अहम का काम है। ये क्या करेगा? उसको संतुष्ट करेगा। तो फिर अत्यहम कौन है? अत्यहम असल में सामाजिक मर्यादा, नियमों, कायदे, कानून, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी, इन सब से बना है अत्यहम, सुपर ईगो। जैसे मेरे मन में बात चली उठी कि गली में चलते चलते गाऊं, तो अहम का कर्तव्य ये था कि वो उसको संतुष्ट करे, लेकिन सुपर ईगो ने कह दिया कि नहीं नहीं, शर्म नहीं आती तुझे गली में गाते हुए, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मास्टर होके गली में गाना गाता फिर रहा, ऐसा लोग बोलेंगे, है ना। अध्यापक होते गली में मूंगफली खा रहा है ना, अध्यापक होकर भी गली में मतलब क्या पानी पूरी खा रहा है, ये सारा कौन कहता है? ये सुपर ईगो कहता है। अब जो मेरी इच्छा अहम के द्वारा पूरी होनी थी, वो मेरी इच्छा अहम के द्वारा दबा दी गई अत्य अहम के कहने पर। ऐसी इच्छाओं को जो लगातार दबाई जाती रही है, उन इच्छाओं को हम कहते हैं अतृप्त वासनाएं, दमित इच्छाएं। और ये सारी की सारी हमारी इच्छाएं अचेतन मन में स्टोर होती रहती है। मन के मोटे मोटे दो हिस्से कर सकते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, मोटे मोटे दो कर सकते हैं। चेतन, जिस मन से आप व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, रामरुमी करते हैं, गालियां निकालते हैं, शादी अटेंड करते हैं, पढ़ाते हैं, समाज में जो भी काम करते हैं वो चेतन से कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सारी अतृप्त वासनाएं, इच्छाएं जो दबा दी गई अहम के द्वारा अत्य अहम के कहने पर, वो सारी अचेतन में स्टोर होती है। अचेतन एक स्टोरेज है, एक हार्ड डिस्क है, जो काम में नहीं आती आमतौर पर, वो स्टोरेज करने के लिए। और यह जिसकी जितनी ज्यादा भरी होगी, मानसिक रूप से आदमी उतना ही बीमार होगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि छायावादियों के अचेतन मन में जो अतृप्त वासनाएं थी, अपनी मन की जो अतृप्त इच्छाएं थी, वो प्रकट होती है। और ऐसा मानते हैं फ्राइड भी। फ्राइड कहते हैं कि इस अचेतन मन में जो अतृप्त वासनाएं स्टोर होती जाएगी, वो कभी मरेंगी नहीं, वो प्रकट होगी। और वो तीन रूपों में प्रकट होती है। मनोविश्लेषणवाद पढ़ना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है छायावाद को समझने के लिए काम आएगा आपके। अचेतन मन में जो भी दमित वासना इकट्ठी होती है, वो प्रकट होके रहेगी, वो कभी मरेगी नहीं। और वो तीन रूपों में प्रकट होती है। कभी कभी वो स्वप्न में आती है, या कभी कभी हमारे भूल से मुंह से निकल जाती है, वो अतृप्त वासनाएं होती है। कभी कभी मूल प्रवृत्तियां इतनी खतरनाक हो जाती है कि सुपर ईगो को छोड़ देती है, तोड़ देती है, मानती नहीं है कहना, अपनी इच्छाओं को शांत करके ही रहती है। तो फिर वो विकृति के रूप में बाहर आएगी। ऐसे लोग अपराधी हो जाते हैं, बलात्कारी हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। और कभी कभी ये अतृप्त इच्छाएं, ये अतृप्त वासनाएं महान रूप में, उदात्त रूप में बाहर निकलती है, तब वो कला का रूप लेती है। तो ये बात कही जा सकती है कि छायावादियों में जो साहित्य लिखा, शुरुआती कम से कम शुरुआती 7-8 साल का जो छायावाद का साहित्य, वो अपनी अतृप्त वासनाओं का उदात्त रूप में प्रकटीकरण है, ऐसा माना जा सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि भावुक थे छायावाद के कवि, और उनकी भावुकता सामाजिक नैतिकता से परिपूर्ण आदर्शवादी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति नहीं है उनकी भावुकता, उनकी भावुकता खुद के प्रति। और उनका जो प्रेम है वो व्यक्तिगत प्रेम है। इसके लिए उन्होंने दो चीजों को चुना। इस प्रेम को, आपको मालूम है कि अगर सौंदर्य वर्णन हो तो भी प्रेम की बात होती है, और प्रेम भी हो सकता है। प्रणय के दो रूप हो सकते हैं। सौंदर्य वर्णन, नायिका का सौंदर्य वर्णन किया जाए, ये दोनों श्रृंगार है। असल में दोनों ही चीज श्रृंगार है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए श्रृंगार। कभी कभी कोई विद्यार्थी ऐसा सवाल भी उठाता, तो वहां पे नायक और नायिका तो है ही नहीं, खाली नायिका का सौंदर्य वर्णन। सौंदर्य वर्णन श्रृंगार में ही आता। भाई प्रेम तो उसका स्थायी भाव, रति, और नायिका का सौंदर्य उसका आलंबन है। जहां कहीं भी नायिका का सौंदर्य है वहां पे श्रृंगार है, क्योंकि किसी के मन में उसकी सुंदरता को देखकर कोई भाव तो पैदा हुआ ही है, तभी तो सौंदर्य वर्णन कर रहा है वो कवि।
तो कुल मिला के इनकी प्रेम दो जगह निकला, एक प्रेम के रूप में बातें की और एक सौंदर्य वर्णन किया, और इसके लिए इन्होंने दो जो चीजों को चुना, नारी को और प्रकृति को। थोड़ी सी बातें इसके ऊपर आगे भी करेंगे। उन्होंने नारी को और प्रकृति को दो को चुना। एक खास बात और मैं आपको बताऊं, जब यह बात निश्चित हो चुकी है कि इनकी भावुकता अपने पर्सनल लाइफ को लेकर है, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका, अपने विचार, अपना व्यक्तिगत जीवन को लेकर है, तो इनका प्रेम वैयक्तिक है। और दूसरी बात मैंने बता दी कि इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की वैयक्तिकता कविता में कभी भी श्लाघ्य, प्रशंसनीय नहीं रही। तो छायावाद के कवियों को थोड़ी सी शर्म भी आती है, यार ये अपनी पर्सनल बात कैसे बताएं। गणपति चंद्रगुप्त साफ साफ कहते हैं कि इनका खुद का ही सारा मामला, इनकी प्रकृति वर्णन कोई और नहीं है, ये खुद का ही, इनकी खुद की नायिका। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। गणपति चंद्रगुप्त बड़ा साफ साफ लिखते हैं कि वो मुस्कुराकर भाग जाने वाला इस धरती का कोई जीव है, उसको आप वहां मत ले जाओ, कहीं मतलब रहस्यवाद में, ईश्वर में वहां मत ले जाओ, ऐसी बात वो कहते हैं। तो ये जो उनका व्यक्तिगत प्रेम है, ये जो स्त्री के प्रति प्रेम है, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है, उसको वो कैसे व्यक्त करते लोगों के सामने। तो उन्होंने कल्पना का सहारा लिया। इस व्यक्तिगत प्रेम को, इस व्यक्तिगत प्रणय को व्यक्त करने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया? कल्पना का सहारा लिया, और अपनी बात को दो चीजों को आधार बना के कहा, एक तो प्रकृति और एक असीम सत्ता, या जिसको हम कह सकते हैं अज्ञात सत्ता। ठीक है, एक तो प्रकृति, कहनी थी अपनी प्रेमिका की बात, कहनी थी अपने प्रेम की बात, कह दी प्रकृति के प्रेम की बात। जूही की कली कोई नायिका ही है, तो प्रकृति को आधार बनाया इन्होंने। अपनी बातों को कहने के लिए प्रकृति में कल्पना की, ये नायक है, ये नायिका है, इस प्रकार से मतलब ये डाली हिल रही है, इनके बीच में केली क्रीड़ा हो रही है, ये सब बातें कही। कभी भी उसने बहुत सीधी सीधी बातें नहीं की। मैं दो उदाहरण देता हूं। एक द्विवेदी का कवि है, वो कहता है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, दिन का अंत होने ही वाला था, गगन था कुछ लोहित हो चला, आकाश कुछ लाल लाल हो गया है। वो सूचना दे रहे हैं, द्विवेदी युग के कवि सूचना दे रहे हैं। इसी को कहते हैं इतिवृत्तात्मकता। छायावाद का कवि कहता है इसी समय को लेकर, यही समय वही है, वही सूर्यास्त का समय। और छायावाद का कवि कहता है, उतर रही है मेघ में आसमान से संध्या सुंदरी, धीरे 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 धीरे। बड़ी कल्पना करके बड़े रोमांचित होते हैं। तो अपने व्यक्तिगत प्रेम को कैसे कहते साफ साफ, इसलिए इन्होंने सहारा लिया। देखो मैं बहुत एकदम सीधी और सटाक बातें बोल रहा हूं, हो सकता है 99% छायावाद पे लागू हो जाए, 1% कोई बात नहीं लागू हो, उसका निवारण हम आगे कर लेंगे, लेकिन पहले छायावाद को समझ तो लें। ठीक ठीक सीधा सीधा समझने के लिए सीधी सीधी बातें करनी पड़ती। तो इन्होंने प्रकृति का सहारा लिया, और अज्ञात सत्ता, न जाने कौन तुम तम के पार, है ना, ऐसे मतलब पता नहीं तुम कौन हो, ऐसी ऐसी बातें कही। इसका एक परिणाम आया। एक खास बात तो यह कि प्रकृति को जब इस प्रकार से तोला गया, ये पहली बार हुआ, प्रकृति को जब इस प्रकार से अपने भावों का आलंबन बनाया गया, अपने बारे में जब कह नहीं सकते थे तो प्रकृति के माध्यम से तब बात कही, तो प्रकृति को नायक और नायिका बना दिया। तो पहली बार प्रकृति का आलंबन चित्रण यहां को देखने को मिलता है, और इस एक आधार के कारण प्रकृति का यहां पर मानवीकरण हो गया। अब यह भी एक खास बात है, प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है, भावुकता छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है। व्यक्तिगत प्रेम, व्यक्तिकता, प्रणय में व्यक्तिकता, यह छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है। सौंदर्य वर्णन जिसमें नारी और प्रकृति का दोनों का, छायावाद की बड़ी विशेषता है। उदात्त प्रेम, महान चित्रण, प्रेम उदात्त। उदात्त क्यों? क्योंकि कोई अश्लीलता आदि उसमें नहीं है, मतलब एक प्रकार से उन्होंने आवरण पहना के पेश किया है, नंगा नहीं है वहां पे कुछ भी। और कल्पना मैंने बताया कि कल्पना की प्रकृति के रूप में, तो प्रकृति का क्या हो गया? मानवीकरण। और एक अज्ञात सत्ता के प्रति ऐसे रहस्य में संकेत किए, रहस्य अपने आप आ जाता है। न जाने कौन तुम
अब हमें क्या मालूम वो किसकी बात कर रहे हैं? अपनी गली मोहल्ले की प्रेमिका की बात कर रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। तो ये जो अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यमय संकेत, ये भी इनकी एक विशेषता है। एक खास बात मैं आपको बताऊं, छायावाद का नाम एक स्वच्छंदतावाद भी है, और स्वच्छंदतावाद की 2-3 विशेषता है। व्यक्तिगत प्रेम पहली विशेषता, प्रकृति का आलंबन चित्रण दूसरी विशेषता, अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यमय संकेत तीसरी विशेषता। हमने चर्चा की होगी श्रीधर पाठक के दौरान, मुझे तो याद रहता नहीं है, मुझे लगता है ऐसी बात हमने की होगी श्रीधर पाठक के दौरान, ये बात की होगी। अच्छा, इससे एक खास बात और भी हुई, हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रेम एक, प्रकृति चित्रण दो, असीम के प्रति संकेत ये तीनों को मिलाकर स्वतंत्रतावाद कह सकते हैं। अच्छा, जब प्रकृति और असीम सत्ता को लेकर अपनी बातें कही गई, इन दो आधारों पर अपनी बातें लपेट कर कही गई, तो एक नई बात सामने आई, इनको अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ा। प्रतीक बहुत सारे आए, छायावाद में प्रतीक बहुत सारे आते हैं। प्रतीक का मतलब सीधा सीधा होता है कि जिसका नाम लेना उसका नाम नहीं लेते, कोई दूसरा नाम देते। जैसे कबीर कहते हैं हंसा जाई या हंसा उड़ गया, तो यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है हंसा, तो नाम लेना था जीवात्मा का, लिया किसका? हंसा का, तो हंसा प्रतीक हो गया, इसको प्रतीक बोलते हैं। तो प्रतीक बहुत ज्यादा आ गए। अच्छा, प्रतीकों के आने से जहां प्रतीक आते हैं, अगर नाम जिसका लेना हो उसी का ले लें तो कोई पर्दा नहीं, कोई राज नहीं। लेकिन नाम लेना हो जीवात्मा का और नाम ले लिया हंस, तो पर्दा आ गया, बात साफ साफ खुली हुई नहीं है, बात सीधी सीधी स्पष्ट नहीं है। इसी को कहते हैं रहस्यवाद। तो प्रतीक की वजह से रहस्यवाद का भी आगमन हुआ। यह रहस्यवाद भी छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है। हालांकि रहस्यवाद तो तब से चला आ रहा, कोई कोई छायावाद को रहस्यवाद भी कह देता है, लेकिन रहस्यवाद हिंदी की बहुत पुरानी प्रवृत्ति, हम देखते हैं कि सिद्धों से चली आ रही है। कभी हमने इसकी भी चर्चा की होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात इनको कहनी थी वो खुली खुली नहीं कह सके, स्पष्ट नहीं कह सके, उस पर प्रकृति का, अज्ञात सत्ता का आवरण पहनाकर प्रतीकों के माध्यम से कही, तो रहस्यवाद आ गया। रहस्यवाद का मतलब यह धुंधला धुंधला, जो साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसको हम रहस्यवाद कहते हैं। प्रतीकों का प्रयोग, बिंब का ऐसा विधान, भाषा का ऐसा गोलमाल करना कि बात सीधी सीधी समझ में नहीं आए, इसलिए इसका नाम छायावाद पड़ा। यह भी गौर करने की बात, छायावाद नाम किसी न किसी प्रकार से रहस्यवाद से जुड़ा हुआ। छाया का मतलब क्या है? छाया हमारी छाया, हम जानते हैं। अगर आप मुझे देखें तो मुझे पहचान लेंगे। अगर आपने मुझे देखा पहले, तो भाई ये रहे, है ना, बलदेव ये रहे, हम, मैं जानता हूं इनको, ये रहे। लेकिन मैं साइड में खड़ा हूं और आप मेरी छाया को देखकर पहचान सकते हैं क्या? नहीं पहचान सकते। हम व्यक्ति को देखकर पहचान सकते हैं, व्यक्ति की छाया का देखकर व्यक्ति के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। हल्का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते। तो शुरुआत में जो कविता आई 1918 के आसपास, चाहे वो झरना हो, चाहे जोही की कली हो, चाहे पंत की पल्लव हो, ये सारी जो चीजें आई, मुकुटधर पांडे ने एक बात कही है, इन कविताओं में भाव दिखाई नहीं देते, भावों की छाया दिखाई देती है। भाव कैसे दिखाई देंगे? भाव पे तो आवरण चढ़ा दिया प्रकृति का या अज्ञात सत्ता का, और प्रतीकों का प्रयोग किया, और भाषा को ऐसा बना दिया। अच्छा, प्रतीकों के कारण इनकी भाषा कैसी होगी? चित्र भाषा। चित्र भाषा उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया जाए, और बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग करने से एक बिंब बनता है, एक इमेज बनती है। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि संध्या सुंदरी उतर रही है मेघ में आसमान से धीरे धीरे, तो आपको लगेगा आकाश में एक नायिका है, एक तस्वीर बनेगी दिमाग में। अगर मैं यूं कहता कि सूर्यास्त हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक सामान्य तस्वीर बनती छिपते हुए सूरज की। लेकिन मैं कहता हूं कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे 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 धीरे, तो आप देखेंगे लाल प्रकाश, एक संध्या संध्या सुंदरी, उसका फैला हुआ आंचल, उसके ऊपर बादलों के रूप में बिखरे हुए केश, उसका गोर वर्ण, पता नहीं कोई मुख का भी आइडिया तुम लोग कर लोगे।
इसको कहते हैं चित्र भाषा, एक इमेज प्रकट हो जाना, प्रतीकों के कारण होती है ये। और जब संध्या को सुंदरी कहा है तो इसको लक्षणा भी कहते हैं, तो इसी के कारण ये लाक्षणिक भाषा। देखो सब चीजें बराबर मिली हुई है। मैं कह रहा हूं अभी हमने कौन से सवाल का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं, द्विवेदी युग से छायावाद भिन्न कैसे। द्विवेदी युग का कवि समाज के बारे में बात करता है। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो कोई भी प्रबंध लिखेगा, जैसे सिरधर पाठक ने लिखा एकांतवासी योगी, तो बड़ा भावुक और बड़ा प्रणय का ग्रंथ है वो, बड़ा प्रेम का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा मिलन पथिक स्वप्न, स्वप्न की हमने चर्चा की कि बड़ी रोमांटिक कहानी है, बड़ा प्रेम है उसमें। तो क्या प्रेम कहानियां पहले नहीं लिखी गई? क्या प्रणय पहले नहीं था? पहले था। लेकिन जब कोई प्रबंध लिखता है तो उसको अपना प्रणय व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिलता। प्रबंध में कोई कवि अपने मन की बात को नहीं रख सकता। प्रबंध में वो चरित्र ही प्रधान होता है जिसको लेकर कवि आगे बढ़ता है। इसलिए तुलसीदास ने राम को लेकर रामचरितमानस लिखा और खुद को लेकर विनय पत्रिका लिखी। इसीलिए छायावाद के शुरुआत में प्रबंध रचनाएं नहीं मिलती, बाद में कामायनी, राम की शक्ति पूजा आदि आगे जाके मिलती है। छायावाद की शुरुआत में प्रबंध रचनाएं नहीं है, मुक्तक। छायावाद की शुरुआत में मुक्तक के साथ साथ गीत है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रेम और प्रणय जो भावुकता है वो किसके माध्यम से आती है? गीतों के माध्यम से आती है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा गीत अगर कभी लिखे गए तो छायावाद में लिखे गए, जब तक कि एक नवगीत परंपरा आगे शुरू नहीं हो गई। छायावाद से पहले इतने गीत हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं लिखे गए। अगर हम पद को गए माने वो तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। हालांकि वो पद भी व्यक्तिगत गीत नहीं है, वो पर्सनल नहीं है, वो ईश्वर के प्रति एक भाव है। वो बहुत लंबी थोड़ी बात हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कवियों ने अपना व्यक्तिगत प्रेम, अपने व्यक्तिगत प्रेम को गीतों के माध्यम से, नारी स्त्री के सौंदर्य के माध्यम से, प्रकृति को आलंबन बनाकर, अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्य में संकेत करते हुए प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया। और इसी के कारण उनकी भाषा वो चित्र भाषा हो गई, उसी के कारण प्रतीकवाद आया, उसी के कारण उनकी भाषा में लाक्षणिकता है, ठीक है। इसी के कारण एक बात और भी है, छायावादी कवि बिल्कुल अपने प्रेम में इतना डूबा हुआ, इतना व्यक्तिगत रूप से। एक बात यह भी है कि छायावादी को कथा नहीं कहनी है, द्विवेदी युग के आदमी को तो कथा कहनी थी। द्विवेदी युग के कवि को कथा की चिंता थी, क्योंकि बहुत सारे प्रबंध लिखे गए। आधुनिक काल में सबसे ज्यादा प्रबंध वही लिखे गए। लेकिन छायावादी कवि को, शुरुआत के छायावादी कवियों ने प्रबंध नहीं लिखे। तो बहुत बारीकी से चीजों को पकड़ता है, बहुत बारीकी से। सूक्ष्म सौंदर्य की जब हम बात करें, है ना, हमने लिखा है यहाँ पे सौंदर्य वर्णन, तो इनका सौंदर्य वर्णन सीधा सीधा सपाट नहीं है, ये सूक्ष्म ही तो हो गया। अब कोई मतलब हमने कबर कामायनी का थोड़ा बहुत भी अंश पढ़ा है, एक कामायनी की पंक्ति मुझे याद आती है, पंक्ति याद नहीं है लेकिन मुझे प्रसंग याद आता है कि उसमें वो कहता है कि जो कामायनी में श्रद्धा की मुस्कान है वो ऐसी लगती है जैसे कोई कच्ची कोम्पल हो, का रंग थोड़ा थोड़ा बैंगनी सा होता है, उस पे सूर्य की किरण आके पड़ी हो और वहीं पे अलसाई हुई रुक गई, उसकी इतना सूक्ष्म, इतना बारीक। कभी कभी मुझे पढ़ के लगता है कि कहाँ से आते हैं ये लोग, बहुत बारीक सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन इनके द्वारा किया गया। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि एक चीज से हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी है। यहाँ पे एक प्रश्न का सवाल यहाँ पे हल हुआ है कि छायावाद द्विवेदी युग से भिन्न कैसे। द्विवेदी युग की मोटी मोटी चर्चा मैंने की है यहाँ पे कि द्विवेदी युग में नैतिकता है, आदर्श है, शानी शानी बात है, महान चरित्र लिए गए, राम कृष्ण रामायण महाभारत को लेकर काव्य लिखे गए, देश में मतलब आदर्श की बातें, देश में सुधार कैसे हो, समाज में सुधार कैसे हो, देश में हम अतीत से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आगे कैसे बढ़े, ये सब बातें कह गई। क्या इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि इस समय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहा था? कभी कभी ये बात सुनने में आती है कि ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ सके जिस प्रकार द्विवेदी युग के लोग जुड़े। हालांकि नामवर सिंह जैसे आलोचक कहते हैं कि छायावाद का काव्य राष्ट्रीय भावना का बड़ा
एक मतलब अच्छा उदाहरण है। लेकिन बहुत से लोग इस बात के आरोप लगाते हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने ये बात कही है कि वो राष्ट्रीय भावना और देश का जो उस समय का, देश में उस समय की जो चिंताएं हैं उसकी ओर वो कम से कम कविता में तो नहीं झुक सके। हालांकि नाटक में उनकी राष्ट्रीय भावना, गद्य में उनके राष्ट्रीय भाव खूब मिलता है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो फिर गणपति चंद्रगुप्त उसका भी कारण ये मानते हैं कि जब ये व्यक्तिगता में डूब गए, अपनी व्यक्तिगत भावुकता में को डूब गया, तो फिर उसको ज्यादा समाज की, राष्ट्र की आदि चिंता कम रहती है। लेकिन बड़े स्तर पे बात करें तो छायावाद में राष्ट्रीयता की भावना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुरुआती छायावाद के भी दो भाग किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें छायावाद के दो भाग किए जा सकते हैं। वहां यहाँ 1-2 मिनट की चर्चा एक और कर लेता हूँ, हालांकि है तो प्रसंग की नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के छायावाद का काल है वो 15, 16, 17, 18, 20 साल का काल है। उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। शुरुआती जो आधा समय उसमें बिल्कुल ये मामला चलता है, अज्ञात प्रियतम, संध्या, क्षितिज, है ना, और विजन। विजन मतलब सुनसान जगह है। रामवर सिंह लिखते हैं कि इनकी रुचि नदी में नहीं है, झरने में है। इनकी रुचि धरती में नहीं है, आकाश में है। और आकाश में भी नहीं है, क्षितिज में है। ऐसी बहुत सारी अलग प्रकार की रुचियां हैं इनकी, छायावादियों की। ये बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा है, चाहे कामायनी है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हुई आगे चलकर। अलग अलग लोगों का अलग अलग दौर कहा जा सकता है। अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि जयशंकर प्रसाद की जो झरना है, झरना बिल्कुल छायावादी रचना है, जिसमें रहस्य, जिसमें अज्ञात प्रियतम का, जिसमें अज्ञात प्रियतम की आंख मिचोली, आंख मिचोली के बाद में प्रियतम का दबे पांव आना, सुनसान जगह, पता नहीं ऐसी ऐसी बात मिलती है। फिर आंसू में पीड़ा है, अपना रोना है। फिर लहर में मैच्योरिटी है। लहर में आधी रचनाएं गीत हैं, आधी रचनाएं ऐतिहासिक है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, कलिंग विजय, मुझे कुछ ऐसी याद आती है। लहर में काफी ऐसी रचनाएं हैं, मुझे याद तो नहीं रहता, मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन लहर में वो बिल्कुल एकदम परिपक्व हो जाते हैं। और कामायनी आदि आधुनिक काल की महानतम रचना। अगर ऐसी बात करें तो निराला के बारे में गीतिका, या उससे पहले अनामिका, लेकिन अंत में फिर तुलसीदास या राम की शक्ति पूजा, यहां तक आते आते निराला की भी जो कविता है वो बिल्कुल एकदम मतलब हम कहेंगे विराट विश्व पटल पर काबिज हो जाती है। तो कवियों में मैच्योरिटी तो आती है। अभी अभी हमने जो चर्चा की है वो छायावाद के शुरुआती आधे भाग पर लागू होती है, बाद के आधे भाग पर लागू नहीं होती उतनी, जितनी आधे भाग पर पहले लागू होती है। ये गौर करने की बात, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज समझी कि छायावाद द्विवेदी युग से भिन्न कैसे है। दूसरा सवाल आया कैसे, ये दूसरा सवाल। यहां आपने पहले सवाल से कुछ विशेषताएं आदि समझी होंगी। आया कैसे, ऐसा क्या हुआ। तो एक बात ये कही जाती है कि असल में द्विवेदी युग की परंपरा में इसको माना जा सकता है। भाई द्विवेदी युग से ये चीज चली आ रही थी। इसमें हम दो लोगों के मत फिर से देख सकते हैं, और दो ही मत काम करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक करता है युगीन चेतना का मत, और एक होता है परंपरावादी मत। ये दो मत काम करते हैं हमेशा ही, कोई भी नया काल आता है तो, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि द्विवेदी युग से ही कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी कविताएं करने लगे थे, इसमें व्यक्तिगत प्रेम, रहस्य भावना, थोड़ा सा पर्दा डाल के बात को कहना, थोड़ा सा छिपा देना, थोड़ा सा कह देना, ये जो प्रवृत्तियां हैं वो दिखाई देती है। जैसे मैथिली शरणगुप्त की झनकार है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग से परंपरा के रूप में छायावाद आया। तो एक पहला मत, हम पहले बात कर रहे हैं। जैसे झनकार में हमने पढ़ा है कि झनकार में ऐसी कविताएं थी जो छायावादी मिजाज की थी। अगर हम इसको छोड़ें, आप अगर परंपरा की बात करते हैं तो इससे भी आगे जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप जगन मोहन से बात करें, ठाकुर जगन मोहन का आपने नाम सुना होगा, भारतेंदु युग के कवि। ठाकुर जगन मोहन ने प्रकृति चित्रण, प्रेम, है ना, रोमांटिक भाव की कविताएं लिखी है।
जो छायावाद से मिलती जुलती है। उसके बाद में हम बात करें मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद में बात करें श्रीधर पाठक, जिसने एकांतवासी योगी जैसी एकांतवासी योगी रचना की, जिसमें प्रकृति का आलम्बन चित्रण किया। वो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में रामनरेश त्रिपाठी ने रोमांटिक भाव की रचना की, ये हमने पढ़ा है पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिखा है छायावादियों ने, जयशंकर प्रसाद ने, पंत ने, निराला ने, महादेवी ने, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन ये पहले से कोई कोई ये भी कहता है कि श्रीधर पाठक की परंपरा, रामनरेश त्रिपाठी की परंपरा, ये सच्चा स्वच्छंदतावाद है। इसको स्वच्छंदतावाद, मैंने आपको बता दिया छायावाद का एक नाम स्वच्छंदतावाद भी है। और स्वच्छंदतावाद का निशानी, उसकी निशानी क्या है? प्रेम, प्रकृति का आलंबन चित्रण और अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यमय संकेत, ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मैंने आपको ये बात बताई हुई है। शुक्ल जी कहते हैं ये सच्चा स्वच्छंदतावाद है, श्रीधर पाठक का और रामनरेश त्रिपाठी का। और वो ये भी कहते हैं कि खेद की बात यह है कि छायावादियों ने इसका पालन नहीं किया। छायावादी इस मार्ग पे नहीं चले, तो फिर कौन से मार्ग पे चले? तो फिर छायावाद आया कैसे, इसका दूसरा उत्तर आएगा। छायावाद का एक उत्तर कौन सा है कि छायावाद आया कैसे? इसका एक उत्तर क्या है कि पीछे से चला आ रहा है। जगन मोहन ठाकुर से थोड़ा थोड़ा, फिर मैथिली शरण गुप्त में थोड़ा थोड़ा, फिर मुकुटधर पांडे में और थोड़ा, फिर श्रीधर पाठक और ये और क्या नाम इस रामनरेश त्रिपाठी, ये सब आ रहे हैं एक साथ। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये सच्चा स्वतंत्रतावाद है, श्रीधर पाठक का, रामनरेश त्रिपाठी का और मुकुटधर पांडे का। लेकिन छायावाद के लोगों ने, जो प्रसाद, पंत, निराला, उन्होंने इसको नहीं अपनाया। तो किसको अपनाया? तो दूसरा उत्तर आता है। ठीक है। और वो युगीन चेतना का उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल ने किसी भी काल के आगमन का कारण उसी समय में ढूंढा है। युगीन चेतना का मतलब ये होता है कि जब घटना होती है तो घटना के आसपास ही हम उसका कारण ढूंढते हैं। परंपरावादी होने का मतलब यह है कि आज जो घटना हुई है उसका कारण हम 100, 150, 200, 300 साल पीछे से लेकर आते हैं। ये परंपरावादी। शुक्ल योगीन चेतनावादी। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूरोप में ईसाई संतों में एक प्रवृत्ति थी जिसको बोलते हैं फेंटेस्माटा। ये सब मैं आपको नाम लिखाऊंगा। फेंटेस्माटा क्या? हमारे राजस्थान में आपने सुने होंगे ऐसे कि कोई जागरण होता है, कोई जागरण जम्मा होता है, तो भगवान या कोई जो देवता है वो भक्त के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको घोट आ जाती है। उसको अपने घोट आना बोलते हैं। उसको अपने योग कहते हैं कि इस पर छाया आ गई, माता की छाया आ गई इस पर। शुक्ल जी ऐसा मानते हैं या ईसाई ऐसा मानते हैं कि ईश्वर हमें दर्शन तो देना चाहता है, खुश हो जाता है। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें दर्शन तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन की मलिनता के कारण वो दर्शन देते नहीं, इसीलिए वो छाया के रूप में उस भक्त विशेष में आ जाते हैं और उसकी फिर ईश्वर की अब एक झलक दिखाई पड़ती है। इसको फेंटेस्माटा बोलते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ईसाई संतों में, जिसमें इन्होंने नाम भी लिया है, ग्रेंगरी नाम का एक संत का नाम लिया है, ग्रेंगरी। हालांकि ये कोई महत्वपूर्ण नाम नहीं है। ग्रेंगरी नाम संत का एक नाम भी लिया कि ऐसे संतों में जो ईश्वर की झलक दिखाई देती है, ईसाई संतों में, यूरोप में उसको फेंटेस्माटा बोलते हैं। लेकिन ये तो धार्मिक प्रवृत्ति होगी। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं यही धार्मिक प्रवृत्ति बंगाल में ब्रह्म समाज में आ गई। किस रूप में आई? धार्मिक प्रतीक के रूप में आई। और इस ब्रह्म समाज का बंगाल की कविता पर, बांग्ला साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा और बांग्ला साहित्य से फिर हिंदी साहित्य प्रभावित हुआ। इसीलिए वो कहते हैं कि फेंटेस्माटा
यानी ईश्वर की झलक दिखाई देना, ये प्रतीक, ये प्रभाव ब्रह्म समाज में आया और ब्रह्म समाज के प्रभाव से बंगला में ऐसी कविता लिखी जाने लगी जिसमें भाव नहीं दिखाई देते थे, भावों की छाया पड़ती थी। बांग्ला में ऐसी कविता लिखी जाने लगी जिसमें भाव नहीं पड़ते थे, भाव की छाया दिखाई देती थी। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऐसी रचनाओं को वहां छायावादी रचनाएं कहा जाता था। और फिर उसी रचनाओं के रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी रचनाएं लिखी, वो ये कहते हैं। और जब बांग्ला में ऐसी कविताओं की धूम मच गई तो हिंदी के कवि भी एक बार उधर की ओर झुक पड़े। और यह कविता क्या थी? बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल गया और लोग एक बार उधर और झुक पड़े और एक बार ऐसी कविता लिखने लगी, तो हिंदी में ये वाद आ गया। तो कुल मिलाकर यूरोप, अच्छा रामचंद्र शुक्ल छायावाद का रूट क्या मानते हैं? पहली बात तो वो कहते हैं छायावाद, इसका एक कारण ये हुआ, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, रामनरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक का जो प्रकृति चित्रण प्रेम और अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यमय संकेत, उसको स्वच्छंदतावाद कहते हैं और सच्चा स्वच्छंदतावाद कहते हैं। और वो कहते हैं कि बाद के छायावादी कवियों ने इसका अनुसरण नहीं किया। तो किसका अनुसरण किया? तो वो कह रहे इसका अनुसरण किया, छायावादियों ने इसका अनुसरण किया। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये चल रहा था सच्चा स्वच्छंदतावाद, हिंदी में चल रहा था ये सच्चा स्वच्छंदतावाद, अचानक से इसको लग गया ब्रेक और बंगाल से आ गया दूसरा स्वच्छंदतावाद। इसके ऊपर झूठा स्वच्छंदतावाद कहेंगे। एक स्वच्छंदतावाद जो श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी का है, शुक्ल जी कह रहे हैं ये बात, मेरी मत मानना। एक स्वच्छंदतावाद जो श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी का था, उसको नहीं माना छायावादियों ने। उन्होंने तो बांग्ला कविताओं का वो प्रभाव ग्रहण किया जो ईसाई संतों के फेंटेस्माटा से आया था। तो छायावाद का रूट क्या है? शुक्ल के अनुसार यूरोप, यूरोप से बंगाल, बंगाल से हिंदी पट्टी, ऐसे बहुत सारे रूट हैं। पुनर्जागरण यूरोप, यूरोप से बंगाल, बंगाल से मध्य देश। उपन्यास यूरोप से चला, बंगाल में पहुंचा, मध्य देश में आया। कहानी यूरोप से चली, बंगाल में आई, मध्य देश में आई। ऐसे बहुत सारे काम हैं। ये तो जाहिर सी बात है, किसी समय बंगाल साहित्य, संगीत और सिनेमा के मामले में बहुत एडवांस हुआ करता था, बहुत बौद्धिकता से भरपूर। मतलब बंगाल किसी जमाने में, हालांकि अभी भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत पुराने पुराने साहित्य, संगीत और सिनेमा के जो धुरंधर पैदा हुए बंगाल में पैदा हुए, बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा करता था बंगाल। तो मैं तो ये चर्चा कर रहा था कि आया कहां से। तो पहला प्रश्न तो यह कि परंपरा के रूप में आ रहा है ना, ये इसको देख लिया हमने। दूसरा प्रश्न ये है कि, दूसरा उत्तर यह है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वो फेंटेस्माटा के प्रभाव से, रूसी प्रभाव से आया, ईसाई संतों के प्रभाव से आया। एक कारण और भी लोग कहते हैं कि प्रतिक्रिया से आया। प्रतिक्रिया कैसी? कि द्विवेदी युग का जो कवि कविता लिखता है उसके लिए मुख्य है विषय, ऑब्जेक्ट, देश। जैसे उसने ले लिया गांधी जी को, तो वो गांधी जी पर कविता लिखेगा। तो द्विवेदी युग की कविता कैसी है? अगर हम बात करें द्विवेदी युग की कविता कैसी है? विषयनिष्ठ है। विषयनिष्ठ का मतलब क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह हरिओत जब कविता लिखते हैं तो उनके सामने मुख्य प्रधान क्या है? जो उन्होंने विषय ले लिया, क्योंकि वो कविता अपने बारे में लिखते नहीं, तो समाज के बारे में, नेता के बारे में, महापुरुषों के बारे में, माइथोलॉजी के करेक्टर राम और कृष्ण के बारे में, उनके बारे में लिखते हैं। और जब उन्होंने करेक्टर ऐसा उठा लिया है तो फिर उनका मुख्य लक्ष्य क्या? वो करेक्टर है, तो उनके लिए मुख्य क्या हो गया? विषय। लेकिन छायावाद के कवि क्या करते हैं? छायावाद के कवि स्वयं को महत्व देते हैं, इसलिए उनकी कविता व्यक्तिनिष्ठ है। जब हम सामने कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बारे में लिख रहे हैं तो हम ब्यौरा देंगे, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ था, हम ब्यौरा देंगे। इसलिए द्विवेदियों की कविता वो वर्णन प्रधान है, वह वर्णन प्रधान है। अगर हम अपने मन के भावों की बात कर रहे हैं तो वहां पे ब्यौरा ही नहीं, वहां ब्यौरा नहीं है। असल में वो कविता कैसी होगी? कल्पना प्रधान। एक बात तो ये भी है कि अगर मेरे मन की बात मुझे बाहर निकालनी है तो मुझे कोई ना कोई प्रतीक ढूंढना पड़ेगा कि मेरा मन मयूर नाच उठा,
अगर मैं ये कहूं मेरा मन नाच उठा, तो आपको कल्पना नहीं होगी कैसे नाच उठा, मन कैसे नाचेगा, कोई पिक्चर आपके दिमाग में नहीं बनेगी। फिर मैं कहूँ मेरा मन मयूर नाच उठा, मन मयूर नाच उठा, इतना कहते ही एक कल्पना आ गई है वहां पे, ब्यौरा नहीं है अब, है ना। जैसे कोई, अगर हम, जैसे मैं किसी की, मैं सीधा यूं कहता मोर नाच उठा, तो ये वर्णन प्रधान रचना है। अगर मैं कहता हूं मन मयूर नाच उठा, तो मैंने मन को मोर के रूप में कल्पना की। तो यहां मेरा मकसद है मन के बारे में बताना, मोर के बारे में नहीं बताना। मोर के बारे में बताना आसान है, मन के बारे में बताने के लिए कल्पना करनी पड़ती है। तो मन मयूर नाच उठा, अब मैंने मन को मयूर कहा, तो ये लक्षणा होगी, तो ये लाक्षणिक भाषा होगी, सूक्ष्म भाषा होगी। असल में द्विवेदी युग का जो संपूर्ण काव्य है वो मोटी मोटी बात करता है, स्थूल ब्यौरा ऊपर से इतिवृत्तात्मक, और छायावाद के यहाँ भाषा, भाव, प्रतीक सब सूक्ष्म है, बारीक से बारीक। हम स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थी को छोड़कर बाकी सभी कामायनी नहीं पढ़ेंगे, एक एक दो दो सर्ग पढ़ेंगे, तो वहां आप देखना ये सब चीजें, सूक्ष्म सौंदर्य कैसा आता है। तो कई लोग कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। द्विवेदी युग में लिखा स्थूल और छायावाद ने लिखा सूक्ष्म, तो सूक्ष्म ने स्थूल के प्रति विद्रोह कर दिया, सूक्ष्म ने, छायावाद ने असल में द्विवेदी युग के प्रति एक प्रतिक्रिया दिखाई। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रतिक्रिया से आया ये साहित्य, लेकिन बहुत से विद्वान कहते हैं प्रतिक्रिया से इतना अच्छा साहित्य, इतना महान साहित्य खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको किसी की बढ़त है, अगर आपको किसी से दुश्मनी है, द्वेष है, अगर आप किसी को टक्कर देना चाहते हैं, अगर आप किसी को जवाब देना चाहते हैं, तो आप बहुत महान काम नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। उस काम में वो गुणवत्ता नहीं आएगी जो साहित्य के लोगों को चाहिए। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि प्रतिक्रिया का साहित्य इतना महान नहीं हो सकता जितना छायावाद है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि छायावाद खड़ी बोली का स्वर्ण युग है, आधुनिक काल का सबसे टॉप काल है। बच्चन सिंह ने एक बात भी कही है कि चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे भारतीय साहित्य हो, चाहे विदेशी साहित्य हो, दो काल ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिलते, रीति काल और छायावाद काल। तो इसमें हमने 3 उत्तर ढूंढे, आया कैसे, प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इस कुछ ऐसे कवि थे जो आदर्श की बातें करते थे, विषयनिष्ठ बातें करते थे, स्थूल बातें करते थे, उनसे कई कवियों का मन भर गया, तो उन्होंने ऐसी कविता लिखनी शुरू की जो सूक्ष्म थी, जो कल्पना प्रधान थी, जो व्यक्तिनिष्ठ थी। जयशंकर प्रसाद ये बात लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने रीतिकाल की थोड़ी सी आलोचना की और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी थोड़ी आलोचना की। वो लिखते हैं कि सरस्वती एक दिन ठीक से निखर कर सामने आएगी, जबकि सरस्वती को निखरा हुआ मानते हैं उस समय की सरस्वती को। 1909-10 के आसपास के सरस्वती को लोग निखरा हुआ मानते हैं, बहुत महान काम वो कर रही थी, लेकिन प्रसाद कहते हैं कभी ये महान काम करेगी। इसका मतलब जब वो महान काम कर रही थी महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका, तो जयशंकर प्रसाद की नजर में वो महान काम नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब जयशंकर प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी से भिन्न प्रकार का सोचते हैं, इसी को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। कुछ अलग प्रकार का सोच रहे थे दूसरे कवि। कोई कोई यूं भी कहता है कि भीतरी व्याकुलता से आया छायावाद, जब शाणी बात करके, नीति की बात करके, आदर्श की बात करके, राष्ट्र की बात करके, समाज की बात करके ऊब गया मन, तब उसने अपने भीतर जो पीड़ा थी उसको वो कहने लगा। भीतर जो व्याकुलता थी, कवि को लगा मेरी बारी कब आएगी, मैं अपनी बात कब कहूंगा, मैं तो कहूंगा। तो अपने कोने में बैठकर वो अपनी राग अलापता रहा, अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त करता रहा। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये भीतरी व्याकुलता से पैदा हुआ। मोटी मोटी बात आप समझे होंगे। 2-3 सवाल हो सकते हैं कि छायावाद आया कैसे। तो एक तो फेंटेस्माटा से, यूरोप से आया विदेशी प्रभाव, शुक्ल जी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भीतरी व्याकुलता से हुआ, हालांकि वो भी मानते हैं कि ईसाई संतों का थोड़ा सा प्रभाव तो था, लेकिन वो कहते हैं छायावाद भीतरी व्याकुलता से उत्पन्न हुआ। कोई कोई प्रतिक्रिया से कहते हैं, जैसे नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसको गड़बड़ कर देते हैं कई बार विद्यार्थी। विद्रोह किसने किया? सूक्ष्म ने किया।
किसके प्रति किया? स्थूल के प्रति किया। ये ध्यान रखने की बात। विकास कैसे हुआ, बदलाव कैसे आए, थोड़ा सा ये तीसरा प्रश्न है। के बाद में हम इस बात को समाप्त करेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं हो जाएगी। क्या क्या चीजें बदली, कोई भी नया काल आता तो हमें ये देखना चाहिए कि परिवर्तन कौन कौन से आए, किस किस प्रकार से आए। तो जैसे हम भाषा की बात करें, भाषा द्विवेदी युग की सरल सपाट, ठीक है, लेकिन छायावाद की भाषा लाक्षणिक है। अगर बात बहुत सामान्य और विवरणात्मक है तो भाषा सामान्य और विवरणात्मक होगी, बात गहरी है तो भाषा भी गहरी और लाक्षणिक होगी। बात के साथ भाषा ऑटोमेटिक चलती है, ऑटो मोड में अपने आप आ जाती है। अगर आज के समय में हम कहेंगे शुद्ध हिंदी तो हम जयशंकर प्रसाद का नाम लेते हैं। शुद्ध हिंदी किसको कहेंगे कि भाई जो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। शुद्ध उर्दू किसको कहेंगे कि जो मिर्जा गालिब और मीर लिखते हैं। शुद्ध हिंदुस्तानी किसको कहेंगे कि भाई जो प्रेमचंद लिखते हैं। ऐसा हम उदाहरण देते हैं। तो जैसे जैसे सूक्ष्म और बारीक बातें आती गई वैसे वैसे भाषा लाक्षणिक और चित्रमयी होती गई, प्रतीकों से भरती गई। ये भाषा में बदलाव हुआ। देखो बदलाव सब जगह पहचानना है अपने को, नहीं तो ऐसे कैसे जानेंगे छायावाद आया, पता नहीं कौन सा वाद आके चला गया। रटने की चीज नहीं है। छायावाद से अभी जो आज की क्लास है वहां से छायावाद के एक दो प्रश्न हमेशा आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। छंद की बात करें, एक यात्रा हमने देखी है कि आदिकाल में बहुत सारे छंद थे, बहुत सारे छंदों का वेरिएशन था। उसके बाद में मध्यकाल में आधी कविता तो पद में लिख दी गई कृष्ण भक्त कवियों ने, संतों ने। फिर आधी से बची हुई में आधी से आधी 25% कविता फिर दोहों में लिख दी गई। फिर बचे हुए में दोहा, चौपाई और तुलसीदास ने कुछ अलग अलग छंदों का प्रयोग किया। लेकिन अगर मुख्यतः बात करें तो मुझे लगता है कि दोहा, चौपाई, पद भक्ति काल के 3 मुख्य छंद है। रीति काल के 3 मुख्य छंद है, दोहा, कवित, सवैया। और आधुनिक काल में ब्रज भाषा में काव्य में वही चल रहे थे। लेकिन द्विवेदी युग में एक परिवर्तन आया। अगर छंदों की बात करें, हम यहाँ लिख सकते हैं, एक बना सकते हैं ऐसे, द्विवेदी युग। ये तो है तो ऐसे ही, मतलब तुम लोग कहीं इसको लिखो और बनाओ, तुम्हारी मर्जी है क्या करोगे। लेकिन द्विवेदी युग में छंद के मामले में एक हम कह सकते हैं कि संस्कृत छंदों का एक दौर आया। अगर आपको ध्यान हो, द्विवेदी युग हमने पढ़ा। आधुनिक काल में जब खड़ी बोली आई तो उसके साथ संस्कृत छंदों का दौर आया, द्रुत, विलंबित, मालिनी आदि। ऐसा छायावाद में ये छूट गया मामला वापस से। बहुत समय तक संस्कृत छंद नहीं थे। आदिकाल में थे संस्कृत छंद, भक्ति काल और रीति काल में नहीं रहे। आधुनिक काल में द्विवेदी युग में आकर संस्कृत छंदों की महत्ता बढ़ी एक समय के लिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन के कारण बढ़ी होगी। और खड़ी बोली को शुद्ध करने के लिए, मानक बनाने के लिए, बहुत ज्यादा एकदम योग्य बनाने के लिए हो सकता है संस्कृत छंद आए होंगे। लेकिन छायावाद में आते आते छंद संस्कृत नहीं रहे। असल में छंद रहा ही नहीं। मुक्त छंद की कल्पना की गई पहली बार। एक तो बड़ी घटना ये हुई है, 1000 साल के इतिहास में अचानक छंद को ही खत्म कर दिया गया। हालांकि मुक्त छंद भी एक प्रकार का छंद है, ये बड़ी बात है, बाद में बात करेंगे कभी इस पर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कितना साहस रहा होगा इस कवि में, निराला ने मुक्त छंद का परिवर्तन किया। कितना खतरनाक होगा वो आदमी जिसने 1000 साल की परंपरा को झटके में तोड़ दिया। और 1000 साल की परंपरा क्यों, वैदिक साहित्य से बात करें तो कितनी लंबी चौड़ी परंपरा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में भी छंद रहे, उनके अपने छंद रहे, या वही छंद परिवर्तित हो के आते रहे। इतनी पुरानी परंपरा को एक झटके में कवि तोड़ देता है। हालांकि निराला, रामविलास शर्मा की जो निराला की साहित्य साधना है उसमें ये एक बात निकल के आती है कि सुमित्रा नंदन पंत ने निराला को एक पत्र लिखा और निराला को इस बात का अफसोस होता है कि सुमित्रा नंदन पंत मुक्त छंद का प्रवर्तक स्वयं को मानते हैं। लेकिन ये तो वहां की बात है, हम तो ये मानते हैं कि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। तो छंद के मामले में बड़ी क्रांति हुई छायावाद में। एक बात यह भी है कि छायावाद में पुरानी रूढ़ियां टूटी। फिर भी छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हैं। स्वच्छंदतावाद किसको कहेंगे, एक शब्द यहां भी समझ लो। स्वच्छंदतावाद का एक मतलब यह भी कि रूढ़ियों का टूटना।
भाषा की रूढ़ी टूटी, प्रकृति की रूढ़ी टूटी। प्रकृति जो केवल उद्दीपन चित्रण करती थी, अचानक से प्रकृति स्वयं नायिका हो गई, नायक हो गया, उसमें भाव भर गए। हालांकि जूही की कली को देखकर लोगों ने कहा छी छी कैसी गंदी कविता लिखी, लेकिन रूढ़ी तो टूटी, छंद की रूढ़ी भी टूटी। ऐसी बहुत सारी रूढ़ियों को तोड़ने का काम छायावाद के कवियों ने किया, जिसमें निराला मुख्य है तोड़ फोड़ करने में, इसलिए इसको स्वतंत्रवाद कहते हैं। राष्ट्रीयता की बात करें, पहली बात तो राष्ट्रीयता की भावना प्रबल तो द्विवेदी युग में है, जिसको हम कहेंगे राजनीतिक राष्ट्रीयता। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता का आधार है वो राजनीति है। अंग्रेजों को जाओ और भारत का खुद का अपना राज हो और स्वराज हो, ये सब बातें हो रही है वहां पे। देश को इस गुलामी से, पराधीनता से मुक्त कराओ, और मतलब कुल मिला के इस गद्दी से अंग्रेजों को हटाकर अपने लोगों को बिठाओ, राजनीतिक बात है। द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता का आधार राजनीति है, कहीं कहीं अर्थशास्त्र भी है। लेकिन छायावाद में राजनीति का आधार सांस्कृतिक चेतना, ये मुझे एक अंतर नजर आता है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने, चाहे निराला हो, वो अपने काव्य के माध्यम से संस्कृति की बात करते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं, अतीत के गौरव गान के माध्यम से अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य से शायद निराला भी यही करना चाहते हैं। तुलसीदास नामक जो प्रबंध लिखा निराला ने, तुलसीदास, उसमें वो साफ साफ कहते हैं मोगल दल बल के जलद यान, है ना, भारत का सांस्कृतिक सूर्य अस्तमित आज रे, ऐसा कहते हैं, भारत का सांस्कृतिक सूर्य आज अस्त हो रहा, ऐसी वो चिंता प्रकट करते हैं। तो वहां राष्ट्र के प्रति एक चिंता तो है, लेकिन उसका आधार संस्कृति है, राजनीति नहीं। ये भी एक अंतर हमें देखना चाहिए। ऐसी बातें हम आगे भी करेंगे। प्रकृति की बात करें, अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन की धारा के कवियों की बात करें तो उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन चित्रण ही किया। लेकिन द्विवेदी युग में ऐसे कवि मौजूद थे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन की धारा के बाहर के कवि थे, उन्होंने प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण भी किया। तो द्विवेदी युग में तो दोनों प्रकार का चित्रण मिलता है, आलंबन भी, उद्दीपन भी। उद्दीपन उन लोगों ने किया जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पीछे पीछे चले, आलंबन उन लोगों ने किया जो स्वच्छंद धारा पे चले। और प्रकृति का ऐसा स्वच्छंद और आलंबन चित्रण जैसा छायावाद में मिलता है, वैसा हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। ये बड़ी गौर करने की बात है। न भूतो न भविष्यति, बाद में भी नहीं हुआ, चाहे प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता आई, प्रकृति को लेकर जो भाव प्रकृति में खड़े किए गए, पूरी प्रकृति में जो चेतना भर दी गई, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कवि कहता है कि जो सुबह सुबह मतलब घास पे ओस की बूंद आती है ना, ओस की बूंद आती है, तो घास पे ओस की बूंद आई हुई, लेकिन कवि कहता है जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। हालांकि कवि है वो उसकी ओस की बात नहीं कर रहा, कवि तो ये कह रहा है कि जब जल प्रलय हुआ, है ना, बर्फ हटी, तो बर्फ जब हटी तब ओस, वो पानी की बूंदें वो वनस्पति के ऊपर टिकी हुई थी, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उठकर अपना मुंह धोया। बड़ी ऐसी ऐसी मौलिक कल्पनाएं जो पहले कहीं मिलती, छायावाद में मिलती है, वो यहाँ पर किया गया प्रकृति के लिए। इसीलिए इसको प्रकृतिवाद भी कह दिया जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, ऐसा रामकुमार वर्मा ने कहा है, शायद मैं आपको बताऊंगा आगे। अभिव्यंजना शैली की बात करें, एक बात तो यह है कि जब भाषा बदलती है तो बात कहने का तरीका बदलता है, बात बदलती है तो बात कहने का तरीका बदलता है, छंद बदलते हैं तो बात कहने का तरीका बदलता है, प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदलता है तो बात कहने का तरीका बदलता है, बात किसकी कहनी है इस आधार पर बात कहने का तरीका बदलता है। अभिव्यंजना शैली की किसको कहते हैं? बात कहने का तरीका को कहते हैं। जब सब कुछ बदल रहा है तो बात कहने का तरीका भी बदलेगा। अभिव्यंजना शैली में बहुत भारी बदलाव आया। अभिव्यंजना शैली असल में ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा बारीक, ज्यादा लाक्षणिक है छायावादियों की, द्विवेदी युग के लोगों की इतिवृत्तात्मक है, ये हमने पहले चर्चा की है। भावुकता से प्रौढ़ता की बात करें, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि भावुकता थी छायावादियों में, लेकिन वो भावुकता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे, ऐसा हमने देखा है बार बार। इसके अलावा मुझे लगता है कि 2-3 सवाल हमने लिए थे और मोटा मोटा अब आप ये समझे होंगे, छायावाद पढ़ने के लिए तैयार होंगे मानसिक रूप से। छायावाद क्या है, द्विवेदी युग से अलग कैसे है, क्यों आया। हमने 2-4 कवियों के नाम भी लिए हैं, 2-4 कविताओं के नाम भी लिए हैं। हमने ये चर्चा इसलिए की है
कि आगे आने वाले समय में आप थोड़ा सा एक विशेष इसको देखें, और अगर आप छायावाद में किसी पंक्ति को पढ़ें तो बिल्कुल उससे अजनबी महसूस न करें। मोटी मोटी बात, बहुत सामान्य सामान्य बात छायावाद की यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए कि एक तो छायावाद पढ़ना आसान रहेगा, और दूसरा इसलिए कि हम कई बार दूसरे मैटर को पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग हमारा उसी हिसाब से सेटअप हो जाता है। तो कोई भी नए काल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी इस प्रकार की चर्चा कर लेनी चाहिए, बहुत सामान्य बातें कर लेनी चाहिए। उससे मुझे लगता है कि वो काल पढ़ने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद में छायावाद पढ़ने के लिए तैयार होंगे। कुछ शब्द भी मैं नोट करके लाया हूँ जो छायावाद के कवियों में मिलते हैं और शुरुआती 10 सालों में मिलते हैं। आप चाहें तो वो शब्द नोट कर सकते हैं। वो शब्द अगर कविताओं में आए तो वो कविताएं छायावाद की हो सकती है। जैसे मधु, मधु का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, विशेषकर जयशंकर प्रसाद बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने देश की कल्पना भी मधुमेह की, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इसी बात को लेकर मधुमास, मधुचर्या, है ना, मधु, तो ये बहुत सारी बातें ऐसे मधु मधु करते रहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा और जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा। विजन, विजन से बहुत प्रेम है। विजन मतलब जहां कोई जन नहीं। निशा, उषा, संध्या, दीपक, झरना, आकाश, मधुपात्र, शराब का प्याला जो खाली, ज्यादातर मैंने देखा है कामायनी हो चाहे कोई हो, मधुपात्र खाली होता है, लुढ़का हुआ होता है। ठीक है। किसले, किसले का मतलब पत्ते, बादल, छाया, छाया से बहुत प्रेम है। क्षितिज, उच्छ्वास, स्वप्न, कुछ शब्द ऐसे मैंने, मुझे सामान्यतः इतनी लंबी चौड़ी चर्चा मुझे दिमाग में है कि ऐसे विशेष शब्दावली छायावादियों की है। जैसे पंजाबी गीतों की एक विशेष शब्दावली होती है, गबरूर, मोटर, है ना, जट्टार, मतलब ऐसे, मतलब फैर वगैरह जो भी है ना, जितनी मतलब ये चीजें होती है, एक खास कल्चर की एक खास शब्दावली होती है। छायावाद की अपनी एक शब्दावली है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा छायावाद के निकट गए होंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।